Hi friends, how are you? A very good morning to all of you. So today is 19th December. आज का नहीं देखेंगे, पुराने दिनों का भी देखेंगे. मैं समझता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि सर दिसंबर 14 से कहाँ गायब हैं, क्या हो गया, क्या नहीं, क्यों नहीं आ रहे लेक्चर्स. एक्चुअली मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब थोड़ी सी. नोट्स मैं डेली बना रहा था, न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहा था, नोट्स उसके डेली बना रहे थे हम लोग. बट क्या था कि हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं रिकॉर्डिंग करूं और रिकॉर्डिंग उसको फिर उसके बाद उसको अपलोड करूं. उसमें बहुत टाइम लग जाता है. तो उस वजह से नोट्स मैं डेली बना रहा था बट वीडियो नहीं ला पा रहा था. तो इसलिए आज जो मैं लेके आ रहा हूँ, इट इंक्लूड्स नोट्स फ्रॉम दिसंबर 14th टिल टुडे. तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा. हमने कोई कौतूहल नहीं बरता है नोट्स बनाने में, बट जस्ट ये है कि वीडियो नहीं आई है. एक आधी चीज़ अगर हो सकता है मिस हो गई हो, बट उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आगे हम कवर अप कर लेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. एक तो पेज 1 पे ये 15 दिसंबर की बात है. 14 को ऐसा सच कुछ नहीं था जिसके नोट्स बनाए जा सकें. 15 की बात है ये. पेज 1 पे था होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, सीपीआई का दे रखा था इन्फ्लेशन का. इसके बेसिकली आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए. तो 11 जनवरी का सुन लीजिएगा प्लीज़, जिन्होंने नहीं सुना है. फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, आपको देखा होगा कि गवर्नमेंट ने क्या कहा था जब हमने 12 ऑफ नवंबर को डिस्कस किया था कि हाईवेज़ को ब्रॉड करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था बेसिकली कि कई ऐसी ऐसी मिसाइल्स या सब कुछ लेके जाना पड़ता है क्योंकि वहीं से चाइना बॉर्डर बहुत पास है. तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है. अब उन्होंने कह दिया कि आप ब्रॉड कर सकते हैं 3 हिमालयन हाईवेज़ को. जिनको इसकी बैकग्राउंड नहीं पता तो प्लीज़ एक बार 12 नवंबर का सुन लीजिएगा. एक पेज 1 और 2 पे था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, ये थोड़ा-सा आपको लगेगा अटपटा, ये क्यों हम न्यूज़ में ला रहे हैं, बट ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कई बार ना इंटरव्यू या वैसे भी. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भैया मैन्युफैक्चरर्स को कि आपको फुल और कंप्लीट लिस्ट देनी पड़ेगी इंग्रीडिएंट्स की. क्या होता है मैन्युफैक्चरर्स ना, अगर छोटा-मोटा कोई बाय प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, तो वो उसको डिक्लेयर नहीं करते या डिक्लेयर करते हैं तो किसी और साइंटिफिक नेम से कर देते हैं, तो लोगों को पता नहीं चल पाता है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन. तो उन्होंने कहा है कि आपको बहुत कंप्लीटली आपको बताना पड़ेगा कि इसमें नॉन-वेज मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, क्योंकि कई लोगों के धार्मिक वो हो जाते हैं कि हमने नहीं खाना है या जो भी है, मिनिस्क्यूल अमाउंट में भी नहीं खाना है. तो उस वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कह दिया कि आपको कंप्लीट लिस्ट देनी पड़ेगी. ठीक है? उसके बाद आते हैं हम अगले दिन. अगले दिन पे पेज 1 पे था कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 76,000 करोड़ की स्कीम. ये बड़ा अच्छा है. इसके बाद एक आपने देखा होगा 1-2 दिन के बाद आर्टिकल भी आया था, इसके ऊपर एडिटोरियल भी आया था. उस एडिटोरियल में इतना खास नहीं था, जो हमने निचोड़ निकाल के इसमें डाल दिया है. यूनियन कैबिनेट ने बेसिकली अप्रूव कर दिया 76,000 करोड़ की स्कीम, जो बूस्ट करेगी हमारे सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री. आपको पता है अभी हमारे यहाँ कुछ सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले वगैरह नहीं बनता है. ये सब ताइवान, जापान, इस साइड कोरिया यहाँ बना करते हैं और अब चाइना भी इसमें बढ़ रहा है, बट इंडिया में नहीं होता है. तो इस वजह से, और आपको पता है आजकल हर दूसरी-तीसरी चीज़ में ये यूज़ होता है. हर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में ये यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में यूज़ हो रहा है, गाड़ियों में ये यूज़ हो रहा है, हर चीज़ में आपके ये यूज़ होता है सेमीकंडक्टर. आपको पता होगा इसकी शॉर्टेज की वजह से अभी कितना इसकी डिमांड, प्राइसेज़ बढ़ गए थे, तो उस वजह से गाड़ियाँ भी बड़ी महँगी होती गई क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी. तो उस वजह से स्कीम ने कहा है कि हम फिस्कल सपोर्ट देंगे. इट इज़ अप टू 50%. ठीक है? अप टू 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, अगर किसी ने सेटअप करना है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स. यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम स्टेट्स के साथ काम भी करेंगे ताकि हम हाईटेक क्लस्टर्स बना सकें विद रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. प्रॉपर लैंड हम उनको देंगे, पानी देंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी. इसमें बहुत प्लेंटी ऑफ वाटर लगता है और सेमीकंडक्टर ग्रेड वाटर होता है कोई, वो लगता है. ठीक है? और उन्होंने उसके लिए कहा है कि हम एक स्पेशलाइज्ड और इंडिपेंडेंट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी सेटअप करेंगे. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन. अभी तक फ़िलहाल इसमें यही लिखने वाला है. और डिटेल आएगी, विल लुक इनटू इट. उसके बाद आपने देखा होगा कि नाइगर और आयरलैंड जो है, उन वो एक प्रोजेक्ट लेके आए थे या एक पायलट किया था उन्होंने प्रपोज़ल कि क्लाइमेट चेंज की जो रेज़ोल्यूशन है उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके आने का. क्लाइमेट टॉक्स को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके आने का. इसका प्रॉपर आर्टिकल हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके नोट्स बनाइएगा. इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया क्योंकि इंडिया कहता है कि यूएनएससी की मैंडेट को किसी और एरियाज़ में लेके जाना
जो ऑलरेडी कोई और डील कर रहा है, कोई तुक नहीं बनता है उसका, इसलिए इंडिया ने इसके वोट अगेंस्ट किया। दूसरा, रशिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया, रशिया के पास तो वीटो पावर है। और चाइना ने एब्सटेन किया, मतलब उसने ना हाँ करी ना ना करी, वो एब्सेंट रहा बेसिकली। ठीक है, तो रशिया के पास वीटो पावर थी, और वीटो पावर एक के भी कोई मना कर दे तो वो बात मानी जाएगी। तो इसलिए ये बात ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं हुआ। यूएनएससी में अब ये क्लाइमेट टॉक्स का नहीं होगा जिक्र। अब क्या होता है कि उनकी पोजीशन क्या थी, उन्होंने कहा था यूएनएससी की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज जो हैं उसके एम्बिट के बाहर होने चाहिए इस वजह से। बट जो सपोर्टर्स हैं इस रेजोल्यूशन के, वो ये कह रहे थे कि क्लाइमेट जो है आज के टाइम पे सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है पूरी दुनिया का, और वो फ्यूचर में और भी अपना भयानक रूप ले लेगा विद वाटर शॉर्टेज, माइग्रेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइवलीहुड्स। इसी तरह का एक रेजोल्यूशन जर्मनी भी लेके आया था पिछले साल, मगर वो सिक्योरिटी काउंसिल में कभी वोटिंग के लिए भी नहीं आ पाया था आगे, क्योंकि ट्रंप ने उसको अपोज किया था। मगर इस बार जो है बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिडेन अब चेंज होके बिडेन बन गए हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, उसका सपोर्ट था इस चीज़ के लिए। तो डेवलप वर्ल्ड जो है वो पुश कर रहा था क्लाइमेट सिक्योरिटी को यूएनएससी के अंदर आने के लिए। बट इंडिया, और जो इंडिया लाइक लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने कहा है कि भैया आपको क्या फ़ायदा होगा इससे लाने से। तो वो कहते हैं फ़ायदा ये होगा कि भैया जो वर्ल्ड की जो इनका जो मकसद था ना, वो ये क्या था कि देखिए वर्ल्ड की जो टॉप 5 इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ हैं, जिसको P5 भी बोल देते हैं, अगर ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आ गया तो क्लाइमेट की जो बातें हैं वो अब 5 देशों के हाथ में रह जाएंगी, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चलती है किसकी, P5 की। बाकी के जो 10 मेंबर्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं, जो मेन पावर होती है वो 5 लोगों के पास होती है, वो आपको पता ही है P5 कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो वो क्या होगा कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम क्लाइमेट टॉक्स का मामला ले आएंगे तो वो उनको ज़्यादा पावर दे देगा। फिर क्या हुआ, क्लाइमेट के लेके फ्यूचर एक्शंस भी वो लोग ही डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर जो फैसला होगा वो लेंगे। क्लाइमेट के रिलेटेड कोई भी इश्यूज होंगे वो ही फैसला लेंगे, और वो गलत होगा बाकी देश के लिए। अभी फ़िलहाल क्या है कि जितने भी मैटर्स जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है वो यूएनएफसीसी करती है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसके 190 मेंबर्स हैं। उसका फ्रेमवर्क जो है बहुत प्रोग्रेस उसने की है। अगर हम बात करें, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल हो, पेरिस एग्रीमेंट हो, या रीसेंट COP26 समिट हुई थी जिसने एक इंटरनेशनल अप्रोच दी कि हमें कैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ना है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए यूएनएफसीसी अच्छा काम कर रही है। हाँ, ज़रूर हम ये कह सकते हैं, क्रिटिसिज्म है कि यूएनएफसीसी की कॉन्फ्रेंस जो है बहुत स्लो है, और हमारे को फास्टर कलेक्टिव एक्शन चाहिए क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए और उसके एसोसिएटेड चैलेंजेस के लिए। बट सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप आउटसोर्स कर दो डिसीजन मेकिंग क्लाइमेट के ऊपर टू 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी। मतलब पूरी दुनिया का आप सारा का सारा हाथ, मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड बातें उन 5 लोगों पे छोड़ दोगे तो वो इंसाफ की बात नहीं होगी। और हमें क्लाइमेट चेंज को हम एक सिक्योरिटी के हिसाब से भी नहीं देख सकते हैं, उसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। देखिए, जो इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, टीएस तिरुमूर्ति, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो सबसे बड़े पॉल्यूटर्स रहे हैं, और उन्होंने ही अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करा है जो वो क्लाइमेट एक्शन के लिए उन्होंने कहा था कि हम प्रॉमिसेस देंगे। और जो सबसे ज़्यादा भुगत रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़, उनको बल्कि एनकरेज करना चाहिए कि भैया आप जो आपने प्रॉमिसेस किए हैं आप उन पे रहिए, आपको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब कलेक्टिवली हम सारे काम करेंगे, और वो सिर्फ कलेक्टिवली पॉसिबल है थ्रू यूएनएफसीसी। अगर हम उसको यूएनएससी में ले आए तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, और वो 5 मेंबर्स ही हर चीज़ पे फैसला लिया करेंगे। ये आपका प्रॉपर है, अगर इंटरव्यू में पूछें या मेंस में आप इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं आज के दिन। आज के दिन आपने पेज 6 पे देखा होगा कि अग्नि पी मिसाइल का दे रखा था। देखिए, कभी भी कोई मिसाइल का आता है ना, 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं। क्या स्टेज है उसकी, कैनिस्ट्राइज्ड है या नहीं है, सॉलिड प्रोपेलेंट्स हैं या लिक्विड प्रोपेलेंट्स हैं, उसकी रेंज कितनी है, तो यही ज़रूरी है। ये 2 स्टेज है, कैनिस्ट्राइज्ड है। कैनिस्ट्राइजेशन से क्या होता है बेसिकली, जो जब हमने मिसाइल को लॉन्च करना होता है ना, तो उसका जो टाइम है, मतलब कितना टाइम लगता है लॉन्चिंग में, वो कम हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। उसकी स्टोरेज भी इंप्रूव हो जाती है और हैंडलिंग थोड़ी ईजी हो जाती है। इस वजह से कैनिस्ट्राइज्ड आजकल हम मिसाइल्स को करते हैं, ठीक है। उसका सॉलिड प्रोपेलेंट है, ये याद रखिएगा। रेंज है उसकी 2000 किलोमीटर।
एक एफएक्यूज़ में आपको पता है जो ब्राइड्स की एज को मतलब लड़कियों की एज को बढ़ाने के लिए मैरिजेबल एज को बढ़ाने के लिए एक कानून लेके आ रही है गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा एफएक्यू पे बड़ा अच्छा दे रखा था, देखते हैं क्या है। आज फ़िलहाल जब भी आप ये क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करेंगे तो याद रखना पहले हमें इसका बैकग्राउंड देना होगा कि अलग-अलग कानून आज तक के क्या कहते हैं। देखिए हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का है और जो अगर हमने हिंदुओं की बात करी, अब क्रिश्चियंस की बात करें उनका मैरिज एक्ट 1872 का है। उसमें प्रिस्क्राइब जो कर रखी है एज वो कर रखी है 18 ईयर्स फॉर लड़की और 21 ईयर्स फॉर द ग्रूम मतलब लड़का। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो शरीयत है उनका उनकी एक्ट चलती है 1937, वो कहते हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स जब वो प्यूबर्टी अटेन कर लें वो मैरिज कर सकते हैं। और एक स्पेशल मैरिज एक्ट है हमारा 1954 जो गवर्न करता है इंटरफेथ मैरिजेस, मतलब हिंदू की मुसलमान से हो, हिंदू की क्रिश्चियन से हो, क्रिश्चियन के मुसलमान से हो। तो ऐसे जो इंटरफेथ मैरिजेस हैं उन्होंने भी लेकर रखी है कि 18 ईयर्स फॉर वुमेन एंड 21 ईयर्स फॉर वुमेन मेन एज द एज ऑफ मैरिज। उसके बाद हमारे पास एक प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 जो मना करता है कि 18 साल से कम की लड़की और 21 साल से कम का लड़का शादी नहीं कर सकते। अब हम आते हैं कि क्यों इसको लाया जा रहा है, पर्पस क्या है फॉर रेजिंग द एज ऑफ मैरिजेस। एक तो उसमें एम क्या है, एक तो अगर वो कहते हैं कि एज ऑफ मैरिज हम अगर बढ़ा देंगे तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है? और इससे इम्प्रूव होगा न्यूट्रिशन लेवल और इंश्योर कर सकेंगे हम वुमेन को कि उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सके, क्योंकि 18 साल तक तो आदमी आपको पता है स्कूल से ही पास आउट होता है। और तो वो चाहते हैं कि अगर 21 साल कर देंगे तो एटलीस्ट वो ग्रेजुएट हो जाए, हायर एजुकेशन अपनी कर सकें। और कहते हैं कि जो चाइल्ड बॉर्न है, जो ये गवर्नमेंट का पक्ष बता रहा हूँ, वो कहते हैं जो चिल्ड्रन पैदा होते हैं एडोलेसेंट जवान मर्द माँ से, तो उसमें हायर प्रेवलेंस होता है स्टंटिंग का और लो वेट का, ठीक है? अब इसमें हम आर्ग्यूमेंट भी लिखेंगे, फॉर तो लिख दिया, अब अगेंस्ट भी लिखना है, हमें डिप्लोमेटिक आंसर तो देना ही है। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भैया जो ये आप कह रहे हो ना एडोलेसेंट मदर्स का हायर प्रेवलेंस होता है स्टंटिंग और लो वेट का, तो हम कहेंगे कि इसका अंडरलाइंग कॉस्ट जो है वो पॉवर्टी है, ठीक है? तो हमारे को ये ज़रूरी नहीं है कि लड़की अगर यंग एज की है तो वो वजह है, इसकी मेन एज वजह जो है स्टंटिंग और लो वेट की वो है पॉवर्टी। और हमें इसके लिए ठीक करने के लिए हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा एक्सेस टू एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये सबसे ज़्यादा बैरियर्स हैं जो गर्ल्स को परस्यू करने के लिए हायर एजुकेशन रोकते हैं, ना कि एज, ठीक है? और हमें एक सेफ एनवायरनमेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि लोग बेसिकली क्या है अपनी लड़कियों की शादी जल्दी इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि रेप ना हो जाए, सेक्सुअल असॉल्ट ना हो जाए, इसलिए गर्ल्स को मैरिज जल्दी कर दी जाती है। तो हमें इंश्योर करना चाहिए सेफ एनवायरनमेंट जिसमें इनको थ्रेट ना हो इस चीज़ का। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हमें खाली बात नहीं करनी, थोड़े फैक्ट्स भी देने पड़ते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है नंबर, उसने कहा है कि 23% वुमेन ऐसी हैं जिनकी जो शादी है 18 से पहले हो गई थी, जो हमने सर्वे किया है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, वो सक्सेसफुल नहीं रहा है प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिजेस। और अगर बल्कि हम अगर इंक्रीज़ कर देंगे लीगल एज फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स, तो बल्कि जो लीगल प्रोटेक्शन अभी 19, 20, 21 साल तक की लड़कियों को मिल रहा है, वो भी नहीं मिल पाएगा, अगर हम उनकी एज को इंक्रीज़ कर देंगे लॉफुली, ठीक है? तो इतना ही था आज तक का। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग विद मी एंड फॉर कोऑपरेटिंग विद अस एंड लिसनिंग टू अस। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।